सोशियोलॉजी पेपर 2 लेक्चर नंबर 5। टॉपिक का नाम है टाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। एक प्रथा के रूप में दहेज की उत्पत्ति को प्रजापत्य विवाह से जोड़कर देखा जा सकता है। विवाह की इस व्यवस्था में वधु पक्ष उपहार प्रदान कर वर एवं उसके परिवार को सम्मानित करता था। जो प्रजापति विवाह था, इसके अंदर क्या देखा जा सकता है कि इसमें एक प्रथा के रूप में दहेज की उत्पत्ति को देखा जा सकता है, जिसमें जो वधु पक्ष उपहार प्रदान करता था वर पक्ष को, और वर पक्ष को के परिवार को सम्मानित करता था। इस उपहार को स्त्री धन कहा जाता था एवं यह स्वेच्छा पर आधारित हुआ करता था या जबरन मांग के रूप में नहीं था। स्त्री धन की इस व्यवस्था को दो तर्कों के आधार पर न्यायोचित प्रमाणित करने का प्रयास होता रहा है कि जो ये व्यवस्था थी वो सही थी। इसके दो तर्कों के अनुसार इसको सही ठहराया जाता रहा। ये पहला जो तर्क था, इसके अनुसार चूंकि भारतीय समाज एक पितृवंशी समाज रहा है, पिता की संपत्ति से पुत्री वंचित रह जाती है, अतः विवाह की प्रक्रिया में पुत्री को दिया गया यह उपहार पिता की संपत्ति में से उसके अधिकार के रूप में देखा जा सकता है। दूसरे तर्क के अनुसार भारतीय समाज एक पितृ सत्तात्मक समाज रहा है, जिसमें महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित रह जाती हैं, अतः परिवार में उनका आर्थिक योगदान नहीं होता है। एक तरीके से अगर ऐसी स्थिति में वह विवाह के उपरांत जब पुत्री एक नए परिवार की सदस्य बनती है, उसे एक नए आर्थिक बोझ के रूप में ना देखा जाए, इसलिए अतः विवाह की प्रक्रिया में पुत्री को दिया गया उपहार नए परिवार में पुत्री के आर्थिक योगदान के रूप में देखा जाता आया है। दो पॉइंट थे। उसके बाद फिर लेकिन धीरे धीरे स्वेच्छा पर आधारित उपहार देने की प्रक्रिया कठोर होती गई, हम जबरन मांग के रूप में दहेज प्रथा के रूप में परिवर्तित हो गई। समय के साथ साथ दहेज प्रथा ने अपने आप को ठोस बनाया। वर्तमान में दहेज प्रथा भारत के हर क्षेत्र में, हर जाति के एवं हर धर्म में किसी न किसी प्रारूप में उपस्थित है। दहेज प्रथा की उत्पत्ति एवं इसके ठोस होने के पीछे प्रमुख कारण सामाजिक जीवन का भौतिकवादी परिवर्तन है। सामाजिक जीवन जो है आज का, वो भौतिकवादी इसमें परिवर्तन हो गए हैं। इस भौतिकवादी परिवर्तन ने भौतिक वस्तुओं के महत्व को निरंतर बढ़ावा दिया है। प्रारंभ में भारतीय समाज में भौतिक वस्तुओं का उपभोग होता था एवं संबंधों को संरक्षित रखा जाता था। पहले क्या होता था, प्रारंभ में भारतीय समाज था जो पारंपरिक, उसमें पारंपरिक भारतीय समाज में प्रारंभ में भौतिक वस्तुओं का उपभोग होता था एवं संबंधों को संरक्षित रखा जाता था। लेकिन अभी आजकल क्या होता है, वर्तमान समय में भौतिक वस्तुओं को संरक्षित रखा जाता है जबकि संबंधों का उपभोग किया जाता है। विवाह की प्रक्रिया में दहेज प्रथा का होना इस बात का प्रमाण है। सभी वर्गों की तुलना में दहेज मध्य वर्ग में सर्वाधिक प्रचलित है। मध्य वर्ग में जो दहेज की प्रक्रिया है ये सर्वाधिक प्रचलित है। क्यों? इसका प्रमुख कारण यह है कि मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षाएं अधिक होती हैं जबकि संसाधन सीमित होते हैं। मध्यम वर्ग जीवन में हर विलासिता को प्राप्त करना चाहता है, परंतु अपने सीमित संसाधनों के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में दहेज मध्यम वर्ग के लिए इन विलासिताओं को प्राप्त करने का एक साधन बन जाता है। दहेज प्रथा पितृसत्तात्मक विचारधारा की उत्पत्ति है। चूंकि एक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में इन दृश्य देखा जाता है, दहेज की मांग हमेशा वर पक्ष की ओर से उत्पन्न होती रही है। भारत में दहेज धीरे धीरे परिस्थिति निर्धारण का एक आधार बन चुका है। परिस्थिति निर्धारण का अर्थ है किसका स्टेटस कैसा है। विवाह में दहेज के आधार पर यह तय होता है कि वर कितना सक्षम है, वधु का परिवार जन कितना समृद्ध है। अगर किसी लड़के को चार लोग गए हैं शादी में किसी की, और देखते हैं कि अगर वर को सामान ज्यादा मिला है, दहेज ज्यादा मिला है, तो कहते हैं कि तो उनको लगता है ठीक है, वर जो है वो उसके स्टेटस अच्छा ही होगा, इसीलिए उसको अच्छा दहेज मिला है। लेकिन अगर उसी को अगर कम मिलता है दहेज, तो फिर वो ये सोचते हैं कि लड़के की स्थिति अच्छी नहीं है और वधु का जो लड़की का परिवार है वो भी समृद्ध नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, दहेज की मांग और तब बढ़ जाती है जब इसकी आपूर्ति आसानी से होने लगती है। जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज की आपूर्ति आसानी से होने लग जाएगी तो भी लड़की का जो लड़की के फादर भी हैं वो भी उसको स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए पूर्ति आसानी से मिल जाती है, इसलिए दहेज की मांग बढ़ जाती है। परंतु अधिकांश परिवारों में दहेज एक जबरन मांग की तरह ही है, जो कि घरेलू हिंसा में महिलाओं के शोषण का एक आधार बन जाता है। बिहार, यूपी जैसे राज्यों में दहेज से संबंधित हत्याएं भी पूरे देश में सर्वव्यापक हैं। 1961 में आपको पता होगा कि एक दहेज विरोधी अधिनियम लाया गया था। इसमें दहेज की मांग करना एवं पूर्ति दोनों को ही एक अपराध माना गया है। इसके बावजूद दहेज प्रथा
भारत में निरंतर सशक्त रही है। दहेज प्रथा आप देखेंगे तो सीआरपीसी 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 उसके तहत भी 7 साल तक की कैद की और जुर्माने की व्यवस्था उसमें भी की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि दहेज धीरे धीरे भारतीय समाज की परंपरा का एक हिस्सा बन चुका है एवं एक कानून जो कि परंपराओं के विरुद्ध हो समानता असफल हो जाता है। ये कोट मैं आपको बता चुका हूँ कि एक कानून जो कि परंपराओं के विरुद्ध हो समानता असफल हो जाता है। ये किसने कहा था? ये रास्को पाउंड एक कानूनी विशेषज्ञ थे। ये मैंने आपको बताया था लैंगिक असमानता वाले चैप्टर में, जो लेक्चर पढ़ाया था आपको, उसमें बताया था कि वह कानून जो कि समाज के परंपराओं के विरुद्ध हो असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कानून बनाने वाले, उनका संरक्षण सुनिश्चित करने वाले एवं अनुपालन करने वाले तीनों श्रेणी के लोग होते हैं, उसी समाज के एवं उसी संस्कृत से प्रेरित होते हैं। साथ ही समाज का वह वर्ग जो इन कानूनों को बनाने के लिए जिम्मेदार है, अर्थात देश के राजनेता एवं वह वर्ग जो कि इन कानूनों को प्रभावशाली बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, अर्थात अधिकारी, दोनों दहेज प्रथा से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं। ऐसी स्थिति में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए लैंगिक समानता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। दहेज प्रथा तभी खत्म हो सकती है अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दहेज प्रथा समाप्त करने के उपाय बताएं, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? एक उपाय तो आप यही लिख सकते हैं कि जो लैंगिक समानता है, अगर हम लैंगिक समानता ले आए तो फिर दहेज प्रथा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी लैंगिक समानता से? अगर लड़की है, उसको पढ़ने का अधिकार है, समान रूप से वो जॉब कर रही, नौकरी कर रही है, तो फिर किसी लड़के का परिवार, फिर अगर लड़की अगर जॉब में है तो फिर दहेज की मांग नहीं करता है, आपको पता है। तो अर्थात एक जो लैंगिक समानता है वो सुनिश्चित करेगी कि दहेज प्रथा को खत्म हो जाएगी लैंगिक समानता लाने से। और महिलाओं की शिक्षा, उनको रोजगार एवं उनका आत्मनिर्भर बनाना ये अनिवार्य हो जाता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि समाज में जागरूकता के माध्यम से पितृशासन व्यवस्था को कमजोर किया जाए। ये हमने देखा दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम। इसके बाद फिर हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, और जिसका नाम है मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार से संबंधित मुद्दे। इसमें हम देखेंगे पॉक्सो एक्ट क्या है और सीआरपीसी के अंतर्गत क्या बोला गया है, और क्या उम्र 15, 18 या 12 जो दी गई हो क्या है।